नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं हल्दलपुर के उस स्थान पे जहां पे 27 तारीख को भारतीय सुहलदेव पार्टी की यहां पे स्थापना 19वें स्थापना दिवस के अवसर पे जो महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का यहाँ पे 27 तारीख को आगाज़ भी होगा, यहाँ से शुरुआत भी होगी और यहाँ पे पूर्वांचल की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और पूर्वांचल की राजनीति को अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव के लिए एक मैसेज दिया जाएगा। और हम जिस ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप कैमरे में देख रहे होंगे, वो वही ग्राउंड है जहां पे 27 तारीख को भारतीय सुहलदेव पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पे ये प्रोग्राम रखा गया है, ये महापंचायत रखा गया है। और आपको बता दूं कि 27 तारीख को जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस मंच पे होंगे, वैसे भी हो सकते हैं इस मंच पे। जहां तक अगर देखा जाए तो शिवपाल भी इस मंच को साझा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल की बात करें तो ज़रूर आने वाला है 27 तारीख को। ओम प्रकाश राजभर के जैसे तेवर को आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो ऐसे नेता हैं जो कभी भी बगावत करते हैं। वो सत्ता में रहते हुए उस पार्टी से बगावत कर बैठे थे, वो मंत्री थे, बट उनके जो कुछ मांगे थी बीजेपी के साथ, बट उस मांगों को न मानने के कारण उन्होंने बगावत किया। तो ऐसी पार्टी का और ऐसे नेता का जहाँ पे इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी और मैसेज क्या होगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये 27 तारीख को महापंचायत होने वाला है, सर ये जो 27 तारीख को महापंचायत होने वाला है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पंचायत के माध्यम से आप? ये मैसेज देने का कार्यक्रम ये है कि आज प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, लोगों को आज जीना दुश्वार हो गया है, थाली का भोजन कम होता जा रहा है। यह लोगों को बताना है कि ये सरकारों की गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है और ये गरीब जनता ये समझ रही है कि हमारे भाग में दुइये रोटी है। हमको बताना है कि तुम्हारे भाग में बहुत रोटी है, लेकिन ये जो सरकार है तुम्हारा लूट के लेके चली जा रही है। ये मैसेज देना है। जैसे बात करें कि गरीब जनता की, जहाँ पे मैसेज देने वाली बात है, सर अगर बात करें पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए भी पूर्वांचल की बात करें, यहाँ की जनता आज भी संघर्ष कर रही है, इसका रीज़न क्या रहा है? नहीं, इसका रीज़न ये रहा है कि जो हमारे यहाँ पोटेंसी है, जो पूर्वांचल के पास क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग पूर्वांचल में नहीं हुआ। इसकी लड़ाई 2002 में जब माननीय नेताजी ने पार्टी बनाई, तो उस वक्त बनाने के बाद हम लोग का पहला लाइन था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूर्वांचल राज्य अलग करेंगे। जैसे कारण क्या है, आप देखो कि आधा उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ हिस्सा दिल्ली का, यहाँ तक कि भूटान को लाइन विद्युत देता है पूर्वांचल। आपका सोनभद्र में जो एनटीपीसी के प्लांट है, पता लगा लीजिए, अनपरा से लेकर शक्तिनगर हो, रिंदनगर हो, ये जितने प्लांट हैं, इन प्लांटों से आप जानिए कि भूटान तक लाइन दी जाती है, लेकिन अनपरा में या सोनभद्र के गांव में अंधेरा है। यही तो लड़ाई है कि हमारी ऊर्जा, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार बनाएंगे। हमारा पहला प्रस्ताव पास होगा सदन में कि हमारे पूर्वांचल में जितने विद्युत प्लांट लगे हैं, इन विद्युत प्लांट एनटीपीसी से मेरा समझौता होगा कि पूर्वांचल के सभी गांव के सभी घरों में पूरी लाइट 24 घंटा देने के बाद बचेगी तो भूटान और दिल्ली जाएगी और नहीं तो यही रहेगी। इसी लड़ाई है। बात करें सर, जैसा कि आपके पार्टी की बात करें, भारतीय सुहलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की बात करें, वो उस पार्टी से बगावत कर बैठे थे जो पार्टी सत्ता में थी और उसके मंत्री भी बनाए गए थे। बट कुछ नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश की बात करें तो वो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, बीजेपी से बगावत भी किए, अलग होकर आज गठबंधन भी बना है। और नेता ऐसा क्यों नहीं करते? सरकार जनता के मुद्दों को लेकर बहस क्यों नहीं करते, बातें क्यों नहीं रखते? देखिए, यही विषय है, यही बताना था। अन्य बड़े दल यही जानते हैं कि जो छोटे दल के नेता हैं उनको मंत्री बना दो, चुप हो जाएंगे जी। यही परंपरा इस देश में बनी आई। लेकिन आज़ादी के बाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ जो समाज की बात किया तो ओम प्रकाश राजभर। उनका कहना सीधा था कि मुझे मंत्री का शौक़ नहीं है, मुझे सत्ता में जाने का शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है कि हम सत्ता में जाकर अपने गरीब समाज की, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसकी आवाज़ों को उठावें और उनके समस्या का निदान करें। नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर बधुआ मजदूर हमारे हैं, हम बांध के लेकर चलेंगे और उनको लेकर चले,
यहाँ तक कि अधिकारियों को, प्रशासन को बता दिया गया कि ओम प्रकाश राजभर की बात मत सुनो, इस तरीके से कहा गया। और हम ही नहीं, आप पता लगा लो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की भी बात न सुनने के लिए एनेक्सी से सारे अधिकारियों को आदेश हुआ। बस्ती में मंडल की बैठक ले रहे थे जोगी जी, और मंडल की बैठक में वहाँ के एमपी, वहाँ के विधायक लोग मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने सीधे कहा कि डीएम साहब, कमिश्नर साहब, इन लोगों की बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, वो विधायक है, कोई एमपी है, जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं अधिकारी बात सुनेगा? तो जो सार्वजनिक तौर पे जो व्यक्ति कह रहा हो कि इन विधायकों की बात आपको नहीं सुननी है, तो आप कल्पना कर सकते हो। तो जो बधुआ मजदूर है, ओम प्रकाश राजभर बधुआ मजदूर तो है नहीं, वो अपने मुद्दों के आधार पर गया, नहीं हुआ हम चले आए वापस, हमको लालच नहीं है। बात करें इस समय जिससे आपने बताया अधिकारियों को और नेताओं की जो चेतावनी, जब सत्ता में बैठे लोग बड़ी बड़ी रैली करते हैं तब कोरोना का कोई गाइडलाइन वहाँ पे याद नहीं आती है, मगर जैसे विपक्षी लोग कोई सभा या कोई रैली करते हैं तो ढेर सारी गाइडलाइन बताई जाती हैं, तो कहाँ तक ये सही है? ये तो आपने शुद्ध बता दिया, पहले उत्तर भी दे दिया कि जब वो करते तो गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो कोरोना वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम छोटे पार्टी के लोग हैं तो हमारे यहाँ कोरोना आएगा। तो आपने तो बता दिया ना। तो ये इससे स्पष्ट है ना कि सरकार तानाशाह है, सरकार हिटलरशाही है, वह सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहती है। और वही महापंचायत हम कर रहे हैं कि जो सरकार सही बात नहीं सुना रही है, यही महापंचायत करके बताया जाएगा कि जोगी मोदी की सरकार देश को लूट रही है, लोगों को बर्बाद कर रही है। यही तो बात है। अभी यहीं के लिए लोग परेशान हैं, कभी आपको पता होगा, यहाँ के लोग खबरें आ रही हैं। हाँ, खबरें आ रही ना, अभी तक नई खबरें थी। अभी तक तो समझते थे कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर माने क्या होता है। 27 को पता चल जाएगा। थोड़ी सी ईमानदारी बरत दें, थोड़ा सा शांत रहें, आके देख लें। 25 को बनारस उनकी रैली है, 27 को यहाँ है, अगर उसका चौगुना न हुआ तो बात करिएगा। बात करें अखिलेश यादव के साथ आपकी बात बनी है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे कि किसके साथ जाएंगे, बट आपने जब फाइनली, क्या लगता है आपको कि जो पिछली सरकार बीजेपी के साथ आपके बहुत सारी बातें बनी थी, बहुत सारे समझौते हुए थे, फिर उनसे विरोध करना पड़ा, उनसे बगावत करना पड़ा, अब क्या लग रहा है कि समाजवादी के साथ दाल गल पाएगी? देखिए, दाल गलेगी कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। हम लोग अदहन चढ़ा दिए हैं, दाल डाल दिए हैं, अब आग लगाए हुए हैं, धीरे धीरे पक रहा है। अब 22 के बाद पता चलेगा कि गलेगी कि नहीं। पहला हमारा उद्देश्य ये है कि इस तानाशाह सरकार को हटाना। मुद्दे हमारे तय हैं, हम उनसे जो भी वार्ता हो रही है सारी बातें तय हो रही हैं, लेकिन जब बड़ी समस्या होती है तो पहले बड़ी समस्या को दूर किया जाता है। गुणनखंड आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो तीनों जब कोष्टक होता है तो पहले बड़ा तोड़ा जाता है, फिर मझोला, फिर छोटा। तो इसमें बड़ा कोष्टक है भारतीय जनता पार्टी। पहले इसको सत्ता से हटाओ, सारी समस्या दूर हो जाएगी। सारी समस्या का निदान यही कि इसको हटा दीजिए, सब समस्या का समाधान है। जब सरकार बनी थी बीजेपी की अगर बात करें, हम सारी बातें करें और महंगाई पे बात ना करें, बेरोजगारी पे बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही है। जब सरकार बनी थी तो हुआ था कि बहुत हुआ तेल का मार, बहुत हुआ महंगाई पे अत्याचार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, क्या लगता है आपको फेल साबित नहीं हो रही है ये सरकार? देखिए, हमको नहीं बताना है, जनता खुद 27 को बताएगी आपको कि कितना पास है, कितना फेल है, बताना नहीं है। आप सोचिए कि जब इन लोगों ने चर्चा किया था तो देश के अंदर 2013 की जितने वीडियो हैं मोदी का उठा के देख लीजिए, वो उस समय दावा किए थे कि 35 रुपये में पेट्रोल और 40 रुपये में डीजल बिकना चाहिए। और ये क्या किए कि 70 के पेट्रोल को 110 कर दिए और 55 के डीजल को 100 पहुँचा दिए। आप देख लीजिए, गैस 300 रुपये मिलता था, इनको महंगा लगता था। 400 रुपये जब हुआ तो राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर यहाँ तक जेटली भाई अब स्वर्गवासी हो गए, कहना नहीं ठीक है, ये सब लोग सड़क पर नंगा नाच कर रहे थे, महंगाई महंगाई। लेकिन आज मेरे समझ में आता है कि स्मृति ईरानी की चुड़ी गई कहाँ। अरे उस दिन तो मनमोहन सिंह से भेंट नहीं हो पा रहा था। स्मृति ईरानी की बात करें, वो जब याद है कि जब 25-50 रुपये सिलेंडर बढ़ा था कांग्रेस के राज में, इन्होंने गले में सिलेंडर डाल के घूमी थी। आज क्या लगता है वो सिलेंडर हार बन गया है? नहीं, ऐसा है कि उस वक्त थोड़ी पतली दुबली थी तो उठ गया था, अब थोड़ी मोटी हो गई, उठने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए लेके घूम नहीं रही हैं।